वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हम कर रहे थे अकाउंटिंग टर्म्स। आज हमारा ये लास्ट लेक्चर होगा इन टर्म्स पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टर्म हमारी है रेवेन्यू। इट इज़ द फ्लो ऑफ बेनिफिट्स, जो बिजनेस को बेनिफिट्स हो रहे हैं जनरेटेड थ्रू इट्स रिसोर्सेज मीन्स एसेट्स। मीन्स ये बेनिफिट्स बिजनेस को कौन प्रोवाइड करवा पा रहा है? एसेट्स, उनको हम बोलते हैं रेवेन्यू। इट इज़ द मॉनेटरी अमाउंट ऑफ एनुअल सेल्स। आम तौर पर हम हमारी एनुअल सेल्स को, जो हमारे साल के दौरान सेल्स हुई हैं, उनको हम रेवेन्यू कहते होते हैं। कॉस्ट आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट टू फाइंड प्रॉफिट। अगर हम रेवेन्यू में से लेस कर लेंगे अपने सारे एक्सपेंसेस, तो हमारा क्या बाकी बचता है? वो प्रॉफिट ही। रेवेन्यू इंक्लूड दीज एलिमेंट्स। अगर तो वो है ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, तो उसको ये रेवेन्यू हो सकता है इन चीज़ों से। उनको ये पैसा आ सकता है या सेल ऑफ गुड से, या रेंट रिसीव से, या इंटरेस्ट रिसीव किया है, या डिविडेंड रिसीव किया है। हाँ, आपको ये पता हो कि ट्रेडिंग कंसर्न क्या होती हैं और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न क्या होती हैं। जो बिजनेस तो बना बनाया सामान, रेडीमेड मटेरियल लेके आता है और बेच रहा है, उसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग कंसर्न। ये सामान खुद प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। और दूसरा था हमने लिखा मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, वो बिजनेस जो सामान खुद प्रोड्यूस कर रहा है और फिर बाद में बेचता है, उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। मान लीजिए अगर हमारी रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप है, हम दिल्ली से बनाया ही पैंट शर्ट्स लेके आ रहे हैं, रेडीमेड शर्ट्स पैंट लेके आ रहे हैं, उनको बेच रहे हैं, तो हमारा क्या हुआ बिजनेस? फिर ट्रेडिंग वाला। और इसके विपरीत अगर मान लीजिए हमारी फैक्ट्री है, वहाँ पर पैंट शर्ट्स बनती हैं, हम खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर बेचते हैं आसपास के एरियाज़ में, वो हमारा हुआ बिजनेस फिर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स वाला। नेक्स्ट है, अगर तो मान लो वो है प्रोफेशनल्स, उनको ये रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है? जैसे डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं या आर्किटेक्ट्स हैं, उनको ये पैसा या रेवेन्यू रिसीव होता है अपनी फ़ीस से। वो फ़ीस चार्ज करते हैं अपनी सर्विस के लिए, उनके लिए फ़ीस क्या है? फिर रेवेन्यू ही। नेक्स्ट है हमारे पास इनकम। इनकम इज़ दैट इवेंट, वो घटना जिसके कारण विच रिजल्ट्स इन मनी फ्लोइंग इनटू बिजनेस, वो घटना जिसके कारण बिजनेस के पास पैसा आ रहा है, उसको हम बोलते हैं इनकम। एग्जाम्पल, अगर तो मान लो हमने पहले भी कर लिया यहाँ पर, अगर तो ट्रेडिंग कंसर्न या मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, उसके लिए पैसा आ सकता है सेल ऑफ गुड्स सर्विस से, इंटरेस्ट रिसीव्ड से, या रेंट रिसीव्ड से, या डिविडेंड रिसीव्ड से। अगर वो प्रोफेशनल पर्सन हैं, उनके लिए ये इनकम हो सकती है, जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स, आर्किटेक्ट्स, उनको ये इनकम हो सकती है अपनी फ़ीस रिसीव्ड से। और हाँ, आम तौर पर हम इनकम और प्रॉफिट को साइमल्टेनियसली सेम मान लेते हैं, बट नहीं, इनकम कंसेप्ट अलग है, प्रॉफिट कंसेप्ट अलग है। मैंने यहाँ लिखा है टू कंसिडर इनकम एज प्रॉफिट इज़ रॉन्ग कंसेप्शन। हम इनकम को प्रॉफिट नहीं मान सकते। सो इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। अगर हम रेवेन्यू में, सेल में से सारे खर्च लेस कर लेंगे, तो हमारा ये इनकम नहीं आएगा। क्या आएगा? प्रॉफिट्स। नेक्स्ट है मैंने लिखा डिफरेंस। आइए थोड़ा सा डिफरेंस और करते हैं क्लियर इसको। इनकम और प्रॉफिट्स में डिफरेंस क्या है? फर्स्ट लिखा मैंने, इनकम इज द टॉप लाइन रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स और अदर रिसीट्स। इनकम क्या है? जो हमको रेवेन्यू हुआ है, जो हमारी सेल्स हुई हैं, उनको हम इनकम कह सकते हैं। उधर लिखा मैंने, प्रॉफिट इज द अमाउंट दैट इज लेफ्ट ओवर आफ्टर द एक्सपेंसेस हैव बीन पेड। जब हमने सभी एक्सपेंसेस पे कर दिए हैं, जो पैसा बचा है सभी एक्सपेंस पे करने के बाद, उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट्स। फॉर्मूला क्या है इनकम निकालने का? सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जो सेलें हमारी हुई हैं गुड्स की या सर्विस से मैंने पैसा फीस के तौर पर लिया है, प्लस इंटरेस्ट रिसीव्ड, प्लस रेंट रिसीव्ड, या डिविडेंड रिसीव्ड, या किसी और सोर्स से पैसा आया होगा, इनको प्लस कर लेंगे, ये हमारी बन गई इनकम। और उधर प्रॉफिट निकालना हो तो ग्रॉस रेवेन्यू। ग्रॉस रेवेन्यू क्या था हमारा? यही इनकम ही। हम इनकम मीन्स ग्रॉस रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो हमारी लागत आई गुड्स को पैदा करने में, वो, और फिर उसके बाद माइनस कर लेंगे हमारे सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो जो हमारा बचा है जो चीज़, उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट। थर्ड पॉइंट है, इनकम इज आल्सो नोन एज ग्रॉस रेवेन्यू। ग्रॉस रेवेन्यू ही इनकम होती है। और उधर लिखा है प्रॉफिट इज द आल्सो नोन एज नेट रेवेन्यू। नेट रेवेन्यू हमारी प्रॉफिट होती है।
नेट रेवेन्यू में यहाँ पर क्या है, हमने सभी एक्सपेंसेस लेस कर लिए हैं। नेट रेवेन्यू जो हमारा बचा उसको हम प्रॉफिट बोल सकते हैं। वाई यू नीड टू नो द डिफरेंस, आपको ये इनकम और प्रॉफिट में डिफरेंस क्या है ये जानने की ज़रूरत पड़ी ही क्यों है? भाई बिल्कुल ज़रूरत है। मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए एक बिजनेस है, उसकी 1 साल के दौरान रेवेन्यू मीन सेल हुई है 3 लाख रुपीज़, और बिजनेस ने सोचा ये कि हमारे पास अब 3 लाख रुपया आ गया है, सेलें हमारी हुई हैं बहुत बढ़िया इस साल में, तो हमको एक बहुत ज़रूरत है मशीन की, वो आएगी हमारी 1 लाख रुपए की, तो क्यों ना हम अब 3 लाख में से ये 1 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दें, मशीन ले आएँ। बट नहीं भाई, ठहरो, पहले ये तो देखो जो आपके इस साल के एक्सपेंसेस हैं वो भी काउंट कर लो। मान लीजिए एक्सपेंस हुए हैं उस करंट ईयर में 2,50,000। अब हमने अगर निकालना प्रॉफिट्स, वो कैसे निकाल लेंगे? 3 लाख रेवेन्यू हुआ था, 2,50,000 हमारी कॉस्ट है, लेस कर लीजिए कितना डिफरेंस बचा, 50,000 रुपया, यानी कि बिजनेस के पास 50,000 रुपीज़ कैश बाकी बचेगा उसके पास कैश बॉक्स में। 3 लाख में से 2,50,000 उसने एक्सपेंस पे करने हैं या एक्सपेंस पे कर दिए होंगे, बाकी बचा रेसिडुअल वैल्यू 50,000। अब क्या 50,000 से हमारी वो मशीन आ पाएगी? कहाँ पर आ पाएगी? मशीन तो हमने लाख रुपए की लेनी थी इस प्लायर से, इसलिए डिफरेंस इनकम और प्रॉफिट्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। इससे हम अपने राइट डिसीजन ले पाते हैं फाइनेंशियल मैटर के बारे में। नेक्स्ट है हमारे पास गेन, वो फ़ायदा जो बिजनेस को हुआ है जिनमें बिजनेस नॉर्मली डील नहीं कर रहा है, उससे उनको कुछ फ़ायदा हुआ है, उसको हम बोलते हैं फिर गेन। फॉर एग्ज़ाम्पल गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, गेन ऑन सेल ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट्स, वो आता है हमारा गेन में। एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए हमारे पास एक मशीन पड़ी है, उसकी कॉस्ट वैल्यू है 10,000 रुपीज़, बिजनेस ने वो मशीन बेच दी है 12,000 पर, यहाँ पर बिजनेस ने 2,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा अर्न किया है, इसको हम बोलेंगे गेन ऑन सेल ऑफ मशीन। और हाँ, ये नॉन रेकरिंग और इरेगुलर आइटम है जो बिजनेस में बार बार नहीं हो रही है, क्योंकि बिजनेस का काम अपना एसेट्स बेचना नहीं है, वो तो हमारी एसेट्स पुरानी हो गई होंगी या हम लोग कोई नई एसेट लेके आनी है, इसलिए हमने अपने पुरानी एसेट को बेच दिया होगा। नेक्स्ट है लॉस। लॉस एक अनवांटेड बर्डन जिसको बिजनेस नहीं चाहता, दैट डज नॉट जनरेट एनी सेल और रेवेन्यू, और ये कोई रेवेन्यू पैदा नहीं कर रहा है, सेल अर्न करने में फ़ायदा नहीं पहुंचा रहा है, उसको हम बोलते हैं लॉस। लॉस में क्या होता है कि हमारे एक्सपेंसेस, जो हमारे खर्चे हैं वो ज़्यादा हो गए होते हैं, और जो हमारा रेवेन्यू है, सेल्स हैं, वो हमारी कम हो रही होती हैं एज़ कम्पेरेटिव टू कॉस्ट एक्सपेंसेस। इसका फॉर्मूला होता है टोटल एक्सपेंसेस माइनस टोटल रेवेन्यू। मान लीजिए बिजनेस ने 1 साल के दौरान कुल खर्चे कर दिए 10,000 रुपया, और रेवेन्यू सेल्स जनरेट हुई है उसकी 9,000 रुपया, और यहाँ पर 1,000 क्या बन गया हमारा फिर लॉस। और लॉस होने से ये हमारी कैपिटल कम होती है, इससे जो ओनर्स की इक्विटी है उस पर नेगेटिव असर पड़ रहा होता है। और ये लॉस 2 तरह का होता है, एक है नॉर्मल लॉस, दूसरा है एबनॉर्मल लॉस। वो लॉस जो हम बिजनेस में होने से बचा नहीं सकते उसको हम बोलते हैं नॉर्मल लॉस। ये हमारा जो प्रोडक्ट जिनमें हम डील कर रहे हैं उसकी नेचर ही ऐसी है कि वो लॉस हो गई हो थोड़ा बहुत, वो होता है नॉर्मल लॉस। इट अराइजेज ड्यू टू इनहेरेंट नेचर ऑफ प्रोडक्ट, हमारे जो प्रोडक्ट की नेचर ही ऐसी है थोड़ा बहुत लॉस होने की ही, सच एज इवेपोरेशन, लीकेज, लॉस ऑफ वेट या श्रिंकेज। और जो अबनॉर्मल लॉस है वो होता है हमारे केयरलेसनेस के कारण, या कोई मिसहैप, कोई दुर्घटना हो गई है इसलिए हमको लॉस सहना पड़ा, वो आता है अबनॉर्मल लॉस में, सच एज फायर, थेफ्ट, फ्लड, स्टॉर्म, अर्थक्वेक एट्सेट्रा। इन कारणों से अगर हमको लॉस हो रहा हो वो होता है हमारा एबनॉर्मल लॉस। सेकेंड है डिफरेंस, इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड एज लॉस इन बुक्स। हम इस लॉस को, जो नॉर्मल लॉस हमारा हुआ है, इसको हम लॉस नहीं मानते होते। कॉस्ट ऑफ लॉस्ट यूनिट्स इज एडजस्टेड इन द बैलेंस यूनिट्स, जितने हमारे यूनिट्स खराब हुए होंगे हम उसकी कॉस्ट जो बाकी बचे हमारे यूनिट्स हैं उनमें कर देंगे एडजस्ट। एग्जाम्पल, मान लीजिए हम कोयला बेचते हैं और हम दिल्ली से कोयला लेके आए हैं सस्ते रेट पर, मान लीजिए 100 टन्स,
उसकी मान लो कॉस्ट है 10 लाख रुपीज़। रास्ते में आते आते हमारे गोदाम तक जब पहुंचा, हमने उसको वेट को, कोयले के वेट को मेजर किया, वो निकला 95 टन। यहाँ पर मान लीजिए 5 टन का चूरा हमारा हो गया था कोयले का। हम करेंगे क्या, हमारी 100 टन की कॉस्ट कितनी थी, 10 लाख रुपीज़। अब हम 95 टन की कॉस्ट को मान लेंगे 10 लाख रुपीज़ ही। और जो अब नॉर्मल लॉस है, इट इज़ रिकॉर्डेड इन द बुक्स, इसको हम बुक्स में रिकॉर्ड करते होते हैं। इट इज़ डेबिटेड इन बुक्स, ये बुक्स में डेबिटेड होता है। लॉस डिक्रीजेज कैपिटल आई ऑनर्स इक्विटी, लॉस होने से हमारी कैपिटल कम होती है, मीन्स ऑनर्स की इक्विटी डिक्रीज होती है। नेक्स्ट हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या कह लीजिए COGS। वो कॉस्ट जो बिजनेस की इनकर हो रही है गुड्स को प्रोड्यूस करने में, उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इट रिप्रेजेंट्स कॉस्ट ऑफ बाइंग रॉ मटेरियल, जो हमने कच्चा सामान लिया है उसकी कॉस्ट, एंड प्रोड्यूसिंग फिनिश गुड्स, और फिनिश गुड्स को प्रोड्यूस करने में जो हमारा खर्चा आ गया है उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इट आल्सो इंक्लूड ऑल अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इनमें हम सभी जो हमारे डायरेक्ट खर्चे भी हैं, जो हमारे सभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हैं, वो भी इनमें हम ऐड कर लेते होते हैं, तो हमारा बनता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और हमारे एग्जांपल्स है डायरेक्ट एक्सपेंसेस की, फैक्ट्री लेबर या अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स। ओवरहेड मीन्स एक्सपेंसेस, फैक्ट्री में हमारा जो भी एक्सपेंस हो रहा होगा वो हमारा डायरेक्ट ही होता है हमेशा, जैसे कि फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री रेंट एट्सेट्रा। और इसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस कर देंगे नेट परचेजेज। नेट परचेज क्या है, परचेजेज माइनस रिटर्न्स, प्लस कर देंगे हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो सभी हमारे एक्सपेंस डायरेक्ट वाले हैं वो हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे, माइनस कर देंगे हम क्लोजिंग स्टॉक, तो हमारा बन जाता होता है COGS। इस फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, इसको हम GP भी बोलते हैं। इट इज़ डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड COGS। अगर हम COGS को लेस कर लेंगे सेल में से, तो हमारा आंसर क्या आता है, GP का ही। GP इज इक्वल टू सेल्स, नेट से ले लिया हमने, नेट सेल क्या है, सेल्स माइनस सेल रिटर्न्स, माइनस कर लेंगे हम COGS, तो हमारा आएगा फिर GP। सेल में से लेस किया COGS, तो बन गया हमारा GP। नेक्स्ट है नेट प्रॉफिट, इसको हम बोलते हैं NPV। NP क्या है, इट इज़ obtained बाय सब्ट्रैक्टिंग ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस फ्रॉम GP। अगर हम GP वाली फिगर से लेस कर लेंगे सभी हमारे खर्चे, कौन से वाले, इनडायरेक्ट वाले, जिनका संबंध होता है सेल के साथ, उनको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर हम वो लेस कर लेंगे GP में से, तो हमारा क्या आता है आंसर, NP। NP इज इक्वल टू GP माइनस ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक फार्मूला और भी है, NP इज इक्वल टू नेट सेल्स में से पहले लेस कर लो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर लेस कर लो हमारे सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, हमारी क्या फिगर आएगी फिर, NPV। मैंने यहाँ पर एग्जांपल ली है, फाइंड COGS, GP, NP फ्रॉम द डाटा। यह डाटा मैंने लिया हुआ है कि यहाँ पर परचेज भी है, ओपनिंग स्टॉक भी है, फ्रेट ऑक्ट्रॉय है, कैरेज इनवर्ड है, सेल्स है, सेल रिटर्न है, क्लोजिंग स्टॉक है, और साथ में लिखे हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और फिर नीचे परचेज रिटर्न्स। हमने इस डाटा की हेल्प से निकालना है COGS, फिर GP, फिर NP। आइए निकालते हैं। COGS का फॉर्मूला हम यहाँ पर पहले फिल कर लेंगे। उसका फॉर्मूला क्या था, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कर लेंगे हम फिर लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक। ये हमारा वही वाला फॉर्मूला जो हमने पहले सिखाया था वो वहाँ पर पुट कर लिया है। पहले हमने यहाँ लिखा है ओपनिंग स्टॉक, तो आइए देखते हैं हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है, यस 25,000 प्लस फिर लिखा है नेट परचेजेस। देखिए हमारे पास परचेजेस हैं, परचेजेस हैं हमारे 3 लाख, और साथ में लिखा है परचेज रिटर्न्स भी। यहाँ लिखी है परचेजेस और यहाँ लिखी है परचेज रिटर्न्स भी। तो हमने क्या निकालना है यहाँ पर, नेट परचेजेस। नेट जो परचेजेस कैसे निकलेंगी, 3 लाख में से लेस कर लो 50,000, कितना बन गया, 2,50,000।
नेक्स्ट है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और हमारे जो सभी हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मैं यहाँ पर चलो ले रहा हूँ नीचे वर्किंग नोट, किसके लिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए। तो इसमें मैंने क्या क्या खर्चे आएंगे डायरेक्ट वाले, कैरियज इनवर्ड। अब ये कैरियज इनवर्ड क्या है, ये टर्म यहाँ पर आई है कैरियज इनवर्ड। इसका मीनिंग ये है जब हमने गुड्स परचेज की हैं तो सप्लायर के प्लेस से लेके हमारे जो गोदाम है, जो शॉप है, वहाँ तक सामान पहुँचा है, मान लो ट्रक से या किसी अन्य व्हीकल से, तो उसका किराया हमने पे किया है, फ्रेट पे किया है, उसको हम बोलते हैं कैरिज इनवर्ड ही। ये हमारा खर्चा डायरेक्ट है क्योंकि ये परचेज टाइम हो रहा है तो बना डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही। तो ये कितनी वैल्यू है इसकी, 6000। चलो पहले हम फिल कर लें इसकी हेडिंग कैरिज इनवर्ड, प्लस कर लेंगे कोई और खर्चा डायरेक्ट हमारा आ रहा है, चेक कर लेते हैं। फ्रेट एंड ऑक्ट्रॉय, फ्रेट कब हम पे करते हैं, जब हम गुड्स खरीद रहे होते हैं उस टाइम हमारा फ्रेट इनकर होता है। फ्रेट एंड ऑक्ट्रॉय, ऑक्ट्रॉय क्या है कि चुंगी पड़ गई, मान लीजिए जब बाय रोड से सामान आ रहा था, कुछ टैक्स पे किया हमने सामान को गोदाम तक पहुंचाने के लिए सरकार को, उसको हम ऑक्ट्रॉय बोलते हैं। ये दो एक्सपेंस डायरेक्ट वाले आ रहे हैं, इनकी वैल्यू है कैरिज इनवर्ड की 6000, प्लस कर लेंगे फ्रेट ऑक्ट्रॉय है 4000, ये हमारा बन गया 10000। तो हमारी यहाँ पर वैल्यू है कितनी, ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस की 10000 ही। माइनस कर देंगे हम क्लोजिंग स्टॉक, ये कितना है 33000, और इसको जब हम करेंगे सॉल्व हमारा आंसर आ जाएगा। मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ अपने मोबाइल पर प्लस माइनस करने के लिए। 25,000 प्लस 2,50,000 प्लस 10,000 माइनस 33,000, ये हमारी आगे वैल्यू 2,52,000। ये हमारा बन गया COGS। और नेक्स्ट हमने ढूंढना है GP, तो आइए फिर GP ढूंढते हैं। फिर GP का क्या हमने फॉर्मूला पढ़ा था, नेट सेल्स माइनस COGS, वही यहाँ पर पुट कर लेंगे, नेट सेल्स माइनस COGS। नेट सेल क्या होंगी, सेल माइनस सेल रिटर्न्स। कितनी हमारी सेल्स हैं हम यहाँ पर ढूंढ लेंगे 3,25,000, और रिटर्न्स कितनी हमारी है सेल वाली 7,000, इनको लेस कर लिए कितना आ गया 3,18,000, माइनस कर लो COGS, वो तो ढूंढा है पहले ही 2,52,000। अब हम इसको जब करेंगे लेस इसमें से तो हमारा आंसर आ जाएगा GP का भी 3,18,000 माइनस 2,52,000, ये हमारा आंसर आ गया 66,000। नेक्स्ट ढूंढना है हमने फिर आगे NP भी, आइए NP ढूंढिए। फिर NP का क्या फॉर्मूला था हमारा, GP माइनस ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, GP माइनस ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। GP हमारा कितना आया था, यहां से चेक कर लीजिए 66,000, माइनस कर लेंगे हम सभी खर्चे हमारे इनडायरेक्ट वाले, वो कितने हमारे खर्चे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के, अगर डाटा पढ़ें ओपनिंग स्टॉक है, फ्रेट हो गया, पहले कह रहे इनवर्ड हो गया, सेल्स हो गई, सेल टर्न्स, क्लोजिंग स्टॉक, ये रहा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो है 16,000 का। जब इनको हम लेस करेंगे तो ये हमारा आएगा 50,000। तो ऐसे हम निकाल लेंगे COGS, GP और NP। नेक्स्ट है हमारे पास
अकाउंटिंग पीरियड, जिस पीरियड के बाद हम अकाउंट्स की बुक्स चेंज करते होते हैं, बदलते होते हैं, उसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड। और इस पीरियड के बाद ही हम हर बार प्रॉफिट लॉस पता करते होते हैं कि बिजनेस का प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, या बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, तब बनाते हैं बैलेंस शीट। और जिस पीरियड के बाद हम ये चीज़ें कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं बैलेंस शीट या बना रहे होते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट, उस पीरियड को हम बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड। और आमतौर पर हमारा 1 साल का होता है अकाउंटिंग पीरियड। हम एक साल के बाद बनाते होते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट, प्रॉफिट पता करने के लिए, और साल साल में बनाते होते हैं बैलेंस शीट भी। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एन एसेट मीन्स फिक्स्ड एसेट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में जो गिरावट आई है, जो डिक्रीज आई है, उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। और फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में डिक्रीज आ सकता है इन कारणों से, ड्यू टू वियर एंड टियर, हमने उसको काफ़ी यूज़ कर लिया हुआ है, या पैसेज ऑफ टाइम, समय के बीतने के साथ भी डेप्रिसिएशन पड़ जाती होती है, या वो एसेट ऑब्सोलीट हो गई है। इट इज एक्सपायर्ड कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये हमारी फिक्स्ड एसेट की एक्सपायर्ड कॉस्ट है जो यूज हो गई है इस करंट ईयर में। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट। सरप्लस फंड्स ऑफ अ फर्म इन्वेस्टेड आउटसाइड, जो बिजनेस के पास एक्स्ट्रा सरप्लस पैसा पड़ा है वो हमने आउटसाइड इन्वेस्ट कर दिया हुआ है, उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। जैसे कि इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स, इन्वेस्टमेंट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है हमारे पास गुडविल, संस्था का अच्छा नाम। गुडविल इज गुड नेम ऑफ द बिजनेस, यह बिजनेस का अच्छा नाम होता है। इट अराइजेज ड्यू टू, और गुडविल क्यों पता हो सकती है बिजनेस की, क्योंकि क्वालिटी उसकी अच्छी है प्रोडक्ट की, या उसकी लोकेशन अच्छी है बिजनेस की, उसने अच्छे संबंध बनाए हैं अपने कस्टमर्स के साथ, या रीजनेबल प्राइस पर वो अपना सामान बेच रहा है कस्टमर्स को, या नेचर ऑफ बिजनेस, या बिजनेस की नेचर ही ऐसी है, गुडविल अपने आप क्रिएट हो रही है, या उसके प्रॉफिट्स पिछले कई सालों के बड़े अच्छे आ रहे हैं, इसमें गुडविल क्रिएट हो जाती होती है। इट इज इंटेंजिबल एसेट, जिसको हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। नेक्स्ट है अमोर्टाइजेशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग द कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट, जब हम इंटेंजिबल एसेट की कॉस्ट को स्प्रेड कर रहे हैं काफ़ी ईयर्स में, जितने ईयर्स के लिए उस एसेट्स को हम यूज़ कर सकते हैं, उस इंटेंजिबल एसेट्स को यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक इंटेंजिबल एसेट्स है जो हमने ली थी 10,000 रुपये में, और इसको हम 10 साल के लिए यूज़ कर सकते हैं, हमको इसका बेनिफिट मिलेगा 10 साल के लिए। तो अगर हमने 10,000 डिवाइड बाय 10 मीन्स 1,000 रुपीज़ स्प्रेड कर दिया है एवरी ईयर 10 ईयर्स में, इसको बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। नेक्स्ट हमारे पास रिजर्व, वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स जो बिजनेस के पास ही पड़े हैं, बिजनेस ने शेयर होल्डर्स को या ऑनर्स को नहीं दिए हैं, इसलिए नहीं दिए होंगे भी क्या पता कल को फ्यूचर में कोई खर्चा एक्स्ट्रा आ जाए तो हम कहाँ से इसको पे करेंगे, इसलिए प्रॉफिट्स का कुछ हिस्सा बचा कर रखा हुआ है बिजनेस ने, उसको हम बोलते हैं रिजर्व्स। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो। हमारी बहुत मेहनत हो रही है इन सभी अकाउंटिंग टर्म्स को समझाने के लिए, सो प्लीज़ अगर आपको ये मटेरियल अच्छा लगा हो तो स्प्रेड कीजिएगा, वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।